लास्ट क्लास में हमने रिएक्टर का क्लासिफिकेशन और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का अध्ययन किया था। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है तारों में संलयन, फ्यूजन इन स्टार्स। जिन स्टार्स को हम देखते हैं अक्सर उनमें जैसे हम रात को स्टार देखते हैं, तारे देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस स्टार की बात हो रही है वो स्टार दिन में दिखाई देने वाला स्टार है जिसको हम सूर्य कहते हैं। और दिन में इस सूर्य को खुली आंखों से देखना भी संभव नहीं है क्योंकि इतनी एनर्जी रिलीज़ करता है कि उसको खुली आंखों से देखना भी संभव नहीं हो पाता है। अब ये जो सूर्य है ये प्रति सेकंड जितनी ऊर्जा रिलीज़ करता है वो वैल्यू है 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। और ये भी करोड़ों वर्षों से रिलीज़ कर रहा है कि ऐसा नहीं कि अभी साल भर हुई है, 1-2 साल हुई है, 4 साल हुई है। करोड़ों वर्षों से इसी रेट से एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, लेकिन फिर भी इसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब कोई टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं आने का अर्थ है कि इतनी एनर्जी रिलीज़ करने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसके लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग अवधारणाएं दी और अलग अलग अपने मत भी दिए। तो इनमें जो अलग अलग अवधारणाएं थी उनमें से सबसे पहले ये थी कि हो सकता है कि ये जो सूर्य है इसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रही हो और उसकी वजह से ये इतनी एनर्जी रिलीज़ कर रहा। लेकिन जब भी कोई केमिकल रिएक्शन मटेरियल के बीच में होती है तो जैसे ही मटेरियल ख़त्म होगा एनर्जी रिलीज होना बंद हो जाएगा। यदि हम यह मान लें कि ये जो सूर्य है वो प्योर कार्बन से बना हुआ है मटेरियल के रूप में और उसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन कौन सी, उसका दहन हो रहा है, तो जिस रेट से ये एनर्जी रिलीज़ कर रहा है उस रेट से रिलीज़ एनर्जी हमें कुछ वर्षों तक ही मिल पाती और फिर उसके पश्चात ख़त्म हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो करोड़ों वर्षों से इसी रेट से एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि इसमें कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं हो रही। स्टार में, सूर्य में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, क्योंकि यदि कोई केमिकल रिएक्शन होती और ये मानते हुए कि सूर्य जो है वो प्योर कार्बन से बना हुआ है तो उसके दहन से इतनी एनर्जी या इस रेट से एनर्जी हमें कुछ वर्षों तक ही मिल पाती या कुछ निश्चित समय तक ही मिल पाती। लेकिन यह एनर्जी तो करोड़ों वर्षों से हमें इसी रूप में मिल रही है और सूर्य के टेम्परेचर में भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही। फिर आगे हेल्महोल्ट्ज़ ने बताया कि हो सकता है कि सूर्य से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो उसका सोर्स जो है उसका ग्रेविटेशनल एनर्जी हो सकती है, कि सूर्य से रिलीज एनर्जी जो है उसका सोर्स ग्रेविटेशनल एनर्जी हो सकती है। लेकिन यदि ये एनर्जी ग्रेविटेशनल एनर्जी से है, उसका सोर्स ग्रेविटेशनल एनर्जी है, तो वो ऊर्जा भी वास्तव में उत्सर्जित ऊर्जा के 1% से अधिक नहीं हो सकती। अतः गुरुत्वीय संकोचन भी सूर्य ऊर्जा का स्रोत नहीं हो सकता, कि ग्रेविटेशनल जो एनर्जी है वो भी सूर्य की एनर्जी का सोर्स नहीं हो सकता। चूँकि सूर्य में भारी तत्वों का विखंडन भी ऊर्जा का स्रोत नहीं हो सकता। रीजन, क्योंकि सूर्य के अंदर भारी तत्व है ही नहीं, इसलिए वहाँ पर नाभिकीय विखंडन भी नहीं हो सकता।
कि जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिल रही है। अतः यहाँ पर यह तो स्पष्ट हो गया कि सूर्य से रिलीज एनर्जी जो है वो न तो केमिकल रिएक्शन की वजह से है, न ही ग्रेविटेशनल एनर्जी की वजह से है, और न ही नाभिकीय विखंडन की वजह से है। तो फिर सूर्य की एनर्जी का सोर्स क्या हो सकता है? और उसका सोर्स जो है फिर बाद में यह माना गया कि पृथ्वी पर जब हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन का अध्ययन करते हैं तो उन एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अध्ययन से सिर्फ यह संभावना व्यक्त की गई कि सूर्य से आने वाली एनर्जी जो है वो एनर्जी उसके हल्के तत्वों के संलयन की वजह से हो सकती है। उसके पीछे जो तथ्य दिए गए वो तथ्य ये दिए गए कि ये जो संलयन अभिक्रिया है वो संलयन अभिक्रिया होने के लिए जिन जिन कंडीशन की या शर्तों की आवश्यकता है वो सबसे पहले तो ये है कि हाई टेम्परेचर होना चाहिए। और हाई टेम्परेचर कितना? कि इतना टेम्परेचर कि उस पर हल्के तत्वों की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो? 0.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक हो। चूँकि सूर्य का इनर टेम्परेचर जो है वो 10⁷ केल्विन के आसपास है, और इतने टेम्परेचर पर हल्के तत्वों की काइनेटिक एनर्जी का मान इससे अधिक हो सकता है। तो इतनी एनर्जी पर हल्के तत्वों में नाभिकीय संलयन होगा कब? जबकि टेम्परेचर ये हो। तो यहाँ पर दो शर्तें जो हैं वो संलयन अभिक्रिया के पक्ष में हैं। पहली कौन सी? कि हल्के तत्व होने चाहिए, और सूर्य में जितने भी तत्व हैं उनमें से 90% जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम है। बाकी 10% अन्य तत्व हैं, लेकिन 90% हाइड्रोजन और हीलियम है। और जब 90% हाइड्रोजन और हीलियम है तो ये तो तय हो गया कि वहाँ पर संलयन अभिक्रिया हो सकती है, क्योंकि इसके पक्ष में दो चीज़ें हैं कि एक तो हल्के तत्व होने चाहिए, वो सूर्य में उपस्थित हैं। दूसरा, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, वो सूर्य का इनर टेम्परेचर 10⁷ केल्विन है, वो भी इसके पक्ष में है। अतः सूर्य से रिलीज एनर्जी का जो सोर्स है वो यह माना गया कि सूर्य के अंदर संलयन अभिक्रियाएं होती हैं। अब सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं कैसे कैसे हो सकती है वो संभावनाएं व्यक्त की गई कि हो सकता है कि उसमें कार्बन नाइट्रोजन आपस में रिएक्शन करके संलयन अभिक्रिया करते हो, और सेकंड जो है हो सकता है कि प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में संलयन अभिक्रिया करते हो। तो पहला जो पार्ट है इसमें कि संलयन अभिक्रिया का वो है कार्बन नाइट्रोजन चक्र। और ये कार्बन और नाइट्रोजन क्या है? ये मीडिएटर है। ये बताया अमेरिकन वैज्ञानिक बेथे ने प्रस्तावित किया कि तारों में ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उसमें 4 प्रोटॉन एक हीलियम नाभिक से सीधे संलयित न होकर कई नाभिकीय अभिक्रियाओं के चक्र द्वारा संपन्न होते हैं, कि सीधा डायरेक्ट आपस में रिएक्शन नहीं करते ये प्रोटॉन। बीच में मीडिएटर जो है वो मीडिएटर एज ए कार्बन और नाइट्रोजन है। चूँकि संलयन अभिक्रिया होनी तो हल्के तत्वों के बीच में ही है, और वो हल्के तत्व यहाँ पर हाइड्रोजन हो सकता है, हीलियम हो सकता है, ड्यूटेरियम हो सकता है, या अन्य कोई हल्के तत्व भी हो सकते हैं। यहाँ पर जो संलयन अभिक्रिया शो की गई है वो संलयन अभिक्रिया है अपनी इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में। लेकिन ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो संलयन अभिक्रिया हो रही है, जो पहली संलयन अभिक्रिया है वो ये है कि डायरेक्ट रिएक्ट न करके कार्बन और नाइट्रोजन को एज ए मीडिएटर रखते हुए रिएक्शन करते हैं।
तो इसका जो साइकिल है वो साइकिल क्या है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि प्रारंभ में एक प्रोटॉन, हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है, प्रथम समस्थानिक, वो हाइड्रोजन या प्रोटॉन एक कार्बन से रिएक्ट करता है पहला, और कार्बन से रिएक्शन करके ये नाइट्रोजन का समस्थानिक बनाता है, ये वाला 7n13। एटॉमिक नंबर 7 है और मास नंबर 13 है। लेकिन नाइट्रोजन का ये जो समस्थानिक हमें मिला है वो अनस्टेबल है, अस्थायी। इसलिए ये स्थायी होने के लिए क्या करेगा, स्थायी होने के लिए इसने एक पॉजिट्रॉन का एमिशन कर दिया और एक न्यूट्रिनो का एमिशन कर दिया, और एमिशन करके ये कार्बन के समस्थानिक में बदल गया 6c13। ये जो अस्थायी नाइट्रोजन समस्थानिक था, इसने एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो का एमिशन करके कार्बन के समस्थानिक में बदल गया। कार्बन का यह समस्थानिक पुनः एक प्रोटॉन से रिएक्ट करता है और नाइट्रोजन का समस्थानिक बनाता है 7n14। ये स्टेबल है और स्टेबल होने की वजह से अब यहाँ पर ये पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो का एमिशन नहीं करेगा। ये स्टेबल न्यूक्लियाई एक प्रोटॉन से पुनः रिएक्शन करता है और ऑक्सीजन का समस्थानिक बनाता है 8O15, मास नंबर विथ 15। ये अनस्टेबल है और ये अनस्टेबल ऑक्सीजन का आइसोटोप एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो का एमिशन करके नाइट्रोजन का पुनः समस्थानिक बनाता है 7n15, और नाइट्रोजन का यह समस्थानिक वापस एक प्रोटॉन से रिएक्शन करता है और वापस एक प्रोटॉन से रिएक्शन करके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस कार्बन 12 में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में एक हीलियम का नाभिक भी बनाता है। अब अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कितने प्रोटॉन ने रिएक्शन की, पहला तो ये है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इन 4 प्रोटॉन ने रिएक्शन की है, लेकिन मीडिएटर किसको रखा है, कार्बन और नाइट्रोजन को। ये 4 प्रोटॉन ने आपस में संलयन अभिक्रिया की है, लेकिन मीडिएटर कार्बन और नाइट्रोजन को रखते हुए। और लास्ट में जो इसके पास हमें मिला समस्थानिक या प्रोडक्ट न्यूक्लियाई, वो क्या मिला, हीलियम मिला, क्योंकि हमने कार्बन 12 से स्टार्ट किया था और वापस लास्ट में कार्बन 12 पे ही आ गए। तो 4 प्रोटॉन ने आपस में रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट न्यूक्लियाई उत्पन्न किया, वो हीलियम नाभिक बनाया। अब ये जो रिएक्शन हुई है, इन रिएक्शन को यहाँ पर एक एक को लिखा गया है कि पहले एक प्रोटॉन ने रिएक्शन की कार्बन से नाइट्रोजन बनाया, गामा रेडिएशन भी इसमें से निकली और साथ में एनर्जी के रूप में 1.94 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी रिलीज हुई। प्राप्त यह नाइट्रोजन का समस्थानिक अस्थायी होने की वजह से इसने एक पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉनों का एमिशन किया और साथ में ही कार्बन का समस्थानिक बनाया, और जितनी एनर्जी रिलीज हुई वह है 1.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाइट्रोजन का यह समस्थानिक कार्बन का यह समस्थानिक वापस एक प्रोटॉन से रिएक्ट करता है और नाइट्रोजन 14 समस्थानिक बनाते हुए 7.55 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करता है। अगली रिएक्शन जो है, अगली रिएक्शन है अपने पास ये वाली, जिसमें
नाइट्रोजन का यह समस्थानिक पुनः एक हाइड्रोजन से प्रोटॉन से रिएक्ट करेगा और ऑक्सीजन का समस्थानिक बनाएगा और रिलीज एनर्जी की वैल्यू है 7.29 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगली रिएक्शन, ऑक्सीजन का यह समस्थानिक अनस्टेबल है, तो स्टेबल होने के लिए इसने एक पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो का एमिशन किया, ये जो यहाँ लिखे हुए, और साथ ही नाइट्रोजन 15 में कन्वर्ट हो गया, ये जो, और रिलीज एनर्जी की वैल्यू है 1.74 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और लास्ट में नाइट्रोजन का नाइट्रोजन 15 जो आइसोटोप है, ये पुनः एक हाइड्रोजन या प्रोटॉन से रिएक्शन करके जहाँ से हमने रिएक्शन स्टार्ट की थी, जिस तत्व से स्टार्ट की थी, वापस वही एलिमेंट बना देता है और एक हीलियम का नाभिक, और रिलीज एनर्जी की जो वैल्यू है वह 4.96 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इन सभी रिएक्शन को एक साथ लिखें तो इस कार्बन नाइट्रोजन चक्र में जो 4 प्रोटॉन संलयन अभिक्रिया कर रहे हैं, उन चारों प्रोटॉन की संलयन अभिक्रिया को हम इस रूप में लिख सकते हैं कि 4 प्रोटॉन आपस में संलयन अभिक्रिया करते हैं और संलयन अभिक्रिया करके एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं, 2 पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, 2 न्यूट्रिनो मिलते हैं, 3 गामा पार्टिकल मिलते हैं और रिलीज एनर्जी की जो वैल्यू है वह 24.68 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्थात एक पूरे कार्बन नाइट्रोजन चक्र में 4 प्रोटॉन संलयित होकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं और साथ में 2 पॉजिट्रॉन और 24.68 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करते हैं। अब यह जो अपने 2 पॉजिट्रॉन यहाँ पर अपने को मिले हैं, ये दोनों पॉजिट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉनों से रिएक्शन करेंगे। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर रहता है उतना ही मैग्नीट्यूड में पॉजिट्रॉन पे भी चार्ज रहता है, लेकिन अपोजिट नेचर का। या हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है और पॉजिट्रॉन का एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। जब ये आपस में मिलेंगे तो सेम चार्ज के लेकिन अपोजिट नेचर के होने के कारण एक दूसरे को एनहाइलाइट कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी है 2.04 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। तो टोटल एनर्जी जो है वो हो गई कार्बन नाइट्रोजन चक्र में 24.68 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा, तो ये है, और 2.04 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा रिलीज होती है अपनी जो कार्बन नाइट्रोजन चक्र में 4 प्रोटॉन ने संलयन अभिक्रिया की, तो हमें 2 पॉजिट्रॉन मिले। वो 2 पॉजिट्रॉन 2 अन्य इलेक्ट्रॉन से क्रिया करके एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, लेकिन 2.04 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा रिलीज करके। तो अगर टोटल एनर्जी हो गई, इन दोनों को आपस में ऐड करें तो ऐड करने पर लास्ट में अपने को इस अभिक्रिया में, इस संलयन अभिक्रिया में एनर्जी मिलती है 26.72 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। कि इस कार्बन नाइट्रोजन चक्र में 4 प्रोटॉन आपस में संलयित होकर के कितनी टोटल एनर्जी रिलीज करते हैं, वो रिलीज एनर्जी है 26.72 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। जो पहली संभावना व्यक्त की गई कि सूर्य में कौन कौन सी अभिक्रिया हो सकती है, किस प्रकार से हो सकती है, उसमें फर्स्ट था कार्बन नाइट्रोजन चक्र। लेकिन नए जो नाभिकीय आंकड़े आए हैं उनके द्वारा यह ज्ञात होता है कि ये जो कार्बन नाइट्रोजन चक्र है
जिसको अभी हमने रीड किया, पढ़ा है, अध्ययन किया है, ये जो कार्बन नाइट्रोजन चक्र है वह केवल हाई टेम्परेचर पर ही संपन्न होता है। लेकिन सूर्य का टेम्परेचर अन्य तारों की अपेक्षा कम होने के कारण इसमें कार्बन नाइट्रोजन चक्र की संभावना कम होती। नए नाभिकीय आंकड़े क्या कहते हैं? वो नए नाभिकीय आंकड़े ये कहते हैं कि कार्बन नाइट्रोजन चक्र की संभावना सूर्य में बहुत कम है। तो फिर सूर्य में कौन से चक्र की अधिक संभावना है? वो नेक्स्ट आएगा अपना प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। नए नाभिकीय आंकड़ों के आधार पर जो कहा गया कि कार्बन नाइट्रोजन चक्र की संभावना बहुत कम है, ये नहीं है कि संभावना नहीं हो सकता है, लेकिन संभावना कम है, प्रोबेबिलिटी कम है। तो फिर नए आंकड़ों के आधार पर जो नई संभावना व्यक्त की गई, वो व्यक्त की गई कि सूर्य में प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल भी हो सकता है। अब वह आपस में किस प्रकार से रिएक्ट करता है विदाउट मीडिएटर ऑफ कार्बन और नाइट्रोजन, तो वो जो प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र है उसका अध्ययन अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।